नमस्कार दोस्तों, तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए YouTube चैनल नॉलेज ग्रोथ एकेडमी में। जैसा कि हम क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा है वैल्यू तत्व की, इसमें हम एक नए टॉपिक का आगाज करने जा रहे हैं। इसमें ये देखिए घन कोण की बात करेंगे और हमारा आज का मेन टारगेट ये है घन कोण और गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और उसको प्रूव करना, यानी कि हम इन दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे आज। तो गॉस थ्योरम को समझने से पहले ये घन कोण समझना बहुत ही बेहतर है। तो अगर घन कोण को समझ लेंगे तो क्योंकि घन कोण का यूज हम करेंगे गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, तो इसलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअल में होता क्या है। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई सर्किल इस तरह से है तो इस सर्किल का मान लीजिए ये कोई केंद्र है और ये एक रेडियस होगा इसका। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ रेडियस r है। तो ये अगर इस तरह से एक बनाए तो यहाँ से जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं ये कोण कहलाता है। और ये कोण होता है, ये मान लीजिए इसकी लंबाई l है, अगर यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए यही रेडियस यहाँ से यहाँ गया तो ये जो बना है इसे हम कोण कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या कहते हैं, चाप बटे त्रिज्या कहते हैं, यानी कि चाप L बटे R कहलाती है। यूँ कह ले जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए और भी अच्छे से समझने के लिए जीरो से एकदम स्टार्टिंग लेवल से चलेंगे हम लोग। कहने का सेंस ये कि मान लीजिए जैसे कोई रेखा है और इस रेखा से अगर कोई किरण पास कर रही, मान लीजिए आपकी यहाँ पे कोई एक आँख है, जैसे कि मैं एक आँख बना दे रहा हूँ इस तरह से। ये आपकी आँख पर अगर आप यहाँ से अपनी आँख रख करके इसको देखेंगे तो ये इस टाइप का कुछ बनाएगा, इस टाइप का कुछ बनाएगा। इस चीज को हम कहते हैं कोण। ये जो बनाएगा कोण कहते हैं। अब सपोज कर लीजिए कि अगर ये रेखा ना हो करके, अगर ये समझ लीजिए यूं कह रहे हम कि मान लीजिए ये जो रेखा है, अगर ये रेखा तो ऐसे आपकी आंख है तो यहाँ पर जो हो जाएगा एक इस तरह से कुछ बना रहा है, इसे हम कह रहे हैं कोण। अगर मान लीजिए ये रेखा ना हो करके कोई पृष्ठ हो जाए, इस तरह से करके, इस तरह से करके ये कोई पृष्ठ हो, तब ये क्या बनाएगा। अगर ये रेखा न हो करके, ये मैं जो रेखा बनाया था इसको मैं अलग ही बना देता हूँ। ये रेखा न हो करके अगर ये कोई पृष्ठ है, अगर ये कोई पृष्ठ है तो ये क्या बनाएगा। अगर ये कोई पृष्ठ रहे तो ये क्या बनाएगा। अगर मान लीजिए ये आपकी आँख है तो इसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये एक कोण बनाएगा। अगर इस रेखा की बात करें हम, इस रेखा, पहले इस रेखा के लिए मैंने देखा, अगर इस रेखा की बात करें तो ये रेखा भी इस पर एक कोण बनाएगा। अगर मैं इस रेखा की बात करूं, इस रेखा की, तो ये रेखा भी इस पर एक कोण बनाएगा। अब ये देखिए अगर इसकी बात करें तो ये भी देखिए इस पे एक कोण बना रहा है। यानी कि यूं कहें अब ये जो पृष्ठ बना रहा है, ये जो पृष्ठ जो बना रहा है ये एक कोण नहीं बनाएगा। यहाँ पे रेखा तो कोण बना रहा है लेकिन ये जो पृष्ठ है ये कोण नहीं बना रहा है, ये कुछ और ही बना रहा है। और ये जो बना रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं घन कोण। उसे क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। यूं समझिए कि मान लीजिए कि अगर ये कोई स्फीयर में बना दूं, इस तरह से कोई स्फीयर बना दूं और इसको मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा और ही आगे बढ़ा दूं और ही आगे बढ़ा दूं, इस तरीके से कुछ देखिए, इस तरीके से कुछ देखिए, इस तरीके से अगर इस तरीके से बढ़ जाए तो ये यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे जो होता है ये कोण न बना करके ये घन कोण बनाएंगे। यूं समझिए जैसे कि थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझाना चाहूँ प्रैक्टिकली। तो अगर आप बर्थडे कैप को देखेंगे, क्या करेंगे, बर्थडे कैप को देखेंगे तो वो जो बर्थडे कैप में झांक के देखिएगा उसमें जो आपको दिखाई देगा वो एक्चुअल में कोण नहीं होगा, वो एक घन कोण होगा। जैसे यूं देखिए, जैसे मूंगफली वाले जो बेचते हैं, अगर मैं इसको और थोड़ा सा पास ला के दिखाना चाहता हूं, अगर आप इसके अंदर देखना चाहें तो इसके अंदर आपको जो चीज दिखाई दे रहा है वही क्या है, घन कोण है। इसी को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं, जो इसके अंदर। तो अगर ये ऊपर वाले सरफेस को मैं पृष्ठ मान लूं तो यही पृष्ठ तो इस पॉइंट पे, इस अंदर वाले पॉइंट पे कोण बना रहा है, इसी को हम कहते हैं घन कोण। यानी कि मान लीजिए कि कोई ये अगर कोई गोला है और उस गोले के पृष्ठ द्वारा, मान लीजिए इस पर कोई पृष्ठ है,
मैंने मान लिया जैसे फुटबॉल ही है तो फुटबॉल का ऊपर वाला कोई पृष्ठ है, तो वो पृष्ठ गोले के अंदर जो कोण बनाता है उस कोण को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। अब इसका हम डिफिनेशन लिख रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा क्या होता है। इसको हम इरेज कर रहे हैं, देखिए इरेज करके हम आगे बात कर रहे हैं, यानी कि किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर, मैंने बताया अभी गोलीय पृष्ठ, तो किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा गोले के अंदर किसी बिंदु पर बनाया गया कोण घन कोण कहलाता है। अब ये होता क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये कोई स्फीयर है, इस तरह से मैं गोला बनाया और ये गोले का मान लीजिए ये कोई सरफेस है। जैसे अगर आप इसको 3D डायमेंशन में समझना चाहते हैं तो ये कोई सरफेस होगा और ये क्या है, एक गोला है। मान लेते हैं इस गोले पे कोई पॉइंट है, तो ये जो सरफेस है इस गोले पर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर मैं देखना चाहूँ तो ये थोड़ी देर के लिए रेडियस है, क्या है, रेडियस है। इस गोले का क्या है, रेडियस है। तो ये जो सरफेस होगा उस गोले पर, ये सरफेस जो इस पे बनाएगा, ये जो सरफेस होगा गोले के ऊपर, ये सरफेस जो ये बनाएगा उसे हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं और इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ओमेगा। यानी कि किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा, ये गोला है और इस गोले का कोई पृष्ठ और गोले के अंदर, यानी कि मान लीजिए गोले के अंदर कोई बिंदु O है और इस पर किसी बिंदु पर जो बनाया गया कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, घन कोण कहलाता है और इसे डेल्टा ओमेगा से परिभाषित करते हैं। ये बराबर होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू, अब मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि एरिया वेक्टर क्या होता है, यानी कि क्षेत्रफल वेक्टर की बात पहले ही कर चुका हूं मैं। तो ये जो होता है क्षेत्रफल वेक्टर, यानी कि इस जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का अगर इसको क्षेत्रफल वेक्टर माने तो इसकी डायरेक्शन लंबवत बाहर की ओर होगी। तो ये जो है इस पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर तथा और ये जो त्रिज्या है इसकी r स्क्वायर के बराबर होता है। अगर इसको हम वेक्टर में न लिखें तो मैं लिखूंगा वेक्टर a डॉट b लिखूंगा और ये r स्क्वायर लिखूंगा, यानी कि ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब दो चीजों के बीच में, दो राशियों के बीच का डॉट प्रोडक्ट हो गया। अगर ये देखेंगे तो ये यूनिट वेक्टर है और इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको अगर थोड़ा सा और साफ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए अगर वेक्टर a डॉट वेक्टर b है तो मैं इसको लिखता हूं ab cos थीटा। इसी तरह से मैं ये दो चीजें हैं तो इनको मैं लिखूंगा क्या कि a और ये हो जाएगा n का मॉड और ये हो जाएगा cos थीटा और ये हो जाएगा r स्क्वायर। दैट मीन अगर मैं ध्यान देना चाहूं तो ये a और ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है जिसका परिमाण क्या हो, एक हो। अगर इसका परिमाण एक है तो एक से हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, यानी कि a cos थीटा हो जाएगा और ये होगा क्या, r स्क्वायर। तो ये रहा आपका सूत्र। यहां से इसे कहते हैं हम क्या, घन कोण नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं घन कोण। ये रहा आपका घन कोण। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ये फिगर बनाइएगा और ये लिखिएगा। अभी मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ गॉस थ्योरम, तो अभी इसको नोट डाउन आप कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि गॉस प्रमेय। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम बोर्ड एग्जामिनेशन में आता ही आता है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इससे कई सारे सवाल बनते हैं। तो आज सभी प्रोस्पेक्ट को मैं आज यहाँ पे डिस्कस करूंगा और इतना अच्छे से आपको देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट आता है और प्रूफ आता है और न केवल बोर्ड ही एग्जामिनेशन में आता है बल्कि आगे आप अगर बीएससी ओसी करेंगे तो वहां भी इसका बहुत ही उपयोग होता रहता है। तो आज मैं ऐसा इसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि कि कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे इसके प्रूफ को। तो चलिए पहले हम स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए गॉस थ्योरम कहता यह है कि यदि कोई बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ से
होकर के गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है और उसमें कोई आवेश है तो उसे होकर के क्या जाएगा, वैद्युत फ्लक्स जाएंगे। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई बंद पृष्ठ है और वो बंद पृष्ठ अपने में Q आवेश लेकर रखा हुआ है, तो जो वैद्युत फ्लक्स जो निकलेगा वो उस बंद पृष्ठ के द्वारा उस आवेश के 1/μ0 गुना हो जाएगा। मान लीजिए Q आवेश है तो उसका μ0 गुना हो जाएगा, यानी कि Q/ε0 हो जाएगा। इस तरह से Q/ε0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ε0, ठीक है। तो अब मैं इसके स्टेटमेंट को लिख रहा हूं और इसको प्रूफ करूंगा। अब बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा ये सब चीजें। यानी कि इसका स्टेटमेंट क्या है कि किसी बंद पृष्ठ द्वारा, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखिए हम वैद्युत फ्लक्स को अच्छे से डिस्कस कर चुके अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छे से वैद्युत फ्लक्स समझना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक दे रखे हैं, आप वैद्युत फ्लक्स बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स पे डिस्कस थोड़ा कम करेंगे हम, ज्यादा हमारा मेन एजेंडा है गॉस प्रमेय, तो इसको बात बताएंगे हम। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, जितना भी आवेश लिया रहेगा, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये रहा आपका स्टेटमेंट। अब देखिए होता क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जैसा कि मैंने अभी इधर लिखा हुआ है। चलिए इसको अच्छे से एक बार लिखते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अभी यहीं पे मैं प्रूफ लिखना भी शुरू कर दूंगा ऐसे ही करके। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये कोई एक बंद पृष्ठ है। देखिए ये पृष्ठ जो होता है किसी भी आकार का हो सकता है। अभी मैंने क्या किया है, इसको थोड़ी देर के लिए एक गोले टाइप का, सर्किल टाइप का मैंने बना लिया, लेकिन ये किसी भी आकार का हो सकता है। और मैंने मान लिया कि यहाँ पर कोई पॉइंट O है। जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट इसका क्या हो, आपका जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट इसका केंद्र ही हो। कोई भी पृष्ठ हो सकता है और कैसा भी पृष्ठ हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक सर्कल ही हो। अगर इस पृष्ठ पर जो कोई बिंदु क्या है O है और इस पर +Q आवेश स्थित है, ठीक बात। और मान लेते हैं कि इसके पृष्ठ पर कोई बिंदु P है और इस P से इस O की दूरी थोड़ी देर के लिए मैं R मान ले रहा हूं, ठीक है, R मान ले रहा हूं। अब जो होता है कि इसके चारों ओर, इस P पॉइंट के चारों ओर मैं एक पृष्ठ कंसीडर कर ले रहा हूं, ठीक है, एक छोटा सा पृष्ठ। देखिए होता क्या है कि हम जब भी फिजिक्स में काम करते हैं तो जब हमें जैसे कि बड़ा सा कोई काम करना रहता है तो पहले हम छोटा सा काम उठाते हैं और छोटे को छोटे सारा जोड़ करके हम सबको जब ऐड कर देते हैं तो बड़ा काम हो जाता है। यूं समझिए कि इस पूरे पृष्ठ से होकर के हमें क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स ही तो निकालना है। जो ये कह रहा है वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि पहले कोई एक छोटा सा पृष्ठ मान लेंगे और इस पृष्ठ के थ्रू हम निकाल लेंगे और फिर ऐसे छोटा छोटा करके सारा निकाल करके और उसको जोड़ देंगे तो हमारा इस पूरे पृष्ठ द्वारा निकल जाएगा। ये एक तरीका है जो फिजिक्स में जनरली यूज किया जाता है। हर कोई से बड़ा सा बड़ा टॉपिक होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा यूज किया जाता है कि पहले हम छोटा सा ले लेते हैं और फिर छोटे करके सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सबको जोड़ने के लिए एक टर्म का प्रयोग किया जाता है टेक्निकली, उसे हम कहते हैं समाकलन। समाकलन का मतलब क्या होता है, सबको मिला देना, यानी कि सबको जोड़ देना। तो हम समाकलन की बात करते हैं। मैथ वाले को तो बड़ा अच्छे समझ में आता है, लेकिन टेंशन नहीं, बायो वालों को भी समझ में आएगा बिल्कुल आराम से। अब देखिए होता क्या है, अब इसको हम गणितीय रूप में थोड़ा सा लिखना चाहें। अब यहां से समझिएगा कि गणितीय रूप की बात करें हम, इसके गणितीय रूप में ये होगा क्या।
जैसे कि मान लीजिए हम निकाल क्या रहे हैं, फ्लक्स निकाल रहे हैं, फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। अब ये क्या होता है कि यदि Q आवेश है तो ये Q बटे 1/ε0 गुना होगा। चूंकि हम पहले छोटे छोटे को जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के लिए हम समाकलन का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा आपका क्या है, ये समाकलन का मैंने चिन्ह लगा दिया। चूंकि ये पृष्ठ क्या है, बंद है, तो बंद है तो मैं बंद समाकलन लगाऊंगा, ठीक है। ये गोला रिप्रेजेंट करता है कि ये बंद पृष्ठ के लिए बात हो रही है। और दूसरी बात, चूंकि हम जोड़ किसको रहे हैं, एरिया छोटा छोटा कर रहे हैं, तो एरिया के लिए हम यहाँ ए लगाते हैं। इसे कहते हैं कि क्लोज्ड एरियल इंटीग्रेशन, बंद पृष्ठीय समाकलन कहते हैं। और किसका करते हैं, अब याद कीजिए कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, कि वैद्युत फ्लक्स को हम लिखते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर ई डॉट ए की बात करते हैं। अब थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं कि ये छोटा सा क्षेत्रफल है, तो जब छोटा सा क्षेत्रफल है तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा ए लिख रहा हूँ। और ये प्लस क्यू आवेश है और ये पॉइंट है, तो ये प्लस क्यू आवेश इस बिंदु पर अपना एक वैद्युत क्षेत्र लगाएगा, जिसकी दिशा क्या होगी, इधर होगी। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में कि कोई भी पॉइंट आवेश जो होता है वो अपने किसी आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर अपना एक वैद्युत क्षेत्र लगाता है। अब ये प्लस आवेश है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ढकेलने की, इसलिए इसकी दिशा होगी इधर। और ये जो पृष्ठ है तो इसकी अगर डायरेक्शन देखें तो लंबवत बाहर की ओर होगा इस तरह से, और इसे हम डायरेक्शन को एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं जो एक यूनिट वेक्टर होता है। थोड़ी देर के लिए मैं सपोज कर ले रहा हूं इसके बीच का एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। और एक चीज और इसमें हमको डिस्कस करना है, क्या, घनकोण। अभी जस्ट हमने पढ़ाया है तो घनकोण के बारे में। ये छोटा सा पृष्ठ ही तो है अगर एक स्फीयर माने तो ये पृष्ठ भी जो होता है इस बिंदु पर अपना एक कोण बनाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे घनकोण। क्या कहेंगे, घनकोण। तो इसको हम क्या कहेंगे, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ओमेगा से। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था। अब देखिए, तो ये जो वैद्युत फ्लक्स होता है अभी मैंने बताया फाई ई ए के बराबर होता है। दैट मीन अगर इसको मैं कहूंगा तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। देखिएगा, ये रहा इसका संपूर्ण गणितीय निरूपण। ये रहा। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में केवल पूछता है कि गॉस थ्योरम को परिभाषित कीजिए, तो आप केवल इतना भी अगर लिख देंगे तो आपका गलत नहीं होगा, बिल्कुल पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैंने किया क्या, एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। चूंकि ये क्या रहा है कि गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये रहा वैद्युत फ्लक्स फाई ई, और ये पृष्ठ रहा बंद पृष्ठ, और इसमें हमने मान रखा है कि प्लस क्यू आवेश रखा है। तो ये कहता है कि 1/μ0 गुना होगा जितना आवेश रखा रहेगा, तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, सॉरी ε0 गुना होगा। ध्यान दीजिएगा, ε0 गुना, सॉरी गलती से निकल गया μ0, ये ε0 गुना है, तो q/ε0 हो जाएगा। अब ये होता क्या है, हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो मैंने कोई छोटा सा क्षेत्र ले लिया और उस क्षेत्र से हमने देखा कि कितना वैद्युत फ्लक्स जा रहा है, तो इतना वैद्युत फ्लक्स जा रहा है। अब इस छोटे छोटे को लेकर के मैं कई सारा लूंगा और जोड़ दूंगा। तो जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, समाकलन का। तो ये रहा इंटीग्रेशन का यूज। चूंकि हम बंद पृष्ठ के लिए कह रहे हैं तो बंद पृष्ठ लगाएंगे, और चूंकि हम पृष्ठ को जोड़ रहे हैं तो पृष्ठ को एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसे कहते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे इस टर्म को कि क्लोज्ड एरियल इंटीग्रेशन। हिंदी में बोलेंगे कि बंद पृष्ठीय समाकलन। ठीक है, तो ये इसके बराबर होगा। ये देखिए, ये कुछ नहीं है, ये जो टर्म है इसी का एक परिभाषित रूप है। बाकी ये गॉस थ्योरम कह रहा है। अब इसका हम क्या करेंगे, प्रूफ देखेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ देखने जा रहे हैं कि क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में आता ही आता है। ध्यान से देखिएगा इसको, और मैं ऐसा एक्सप्लेन करूंगा कि अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, फिगर को एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि मैं क्या किया, कि एक बंद पृष्ठ बना लिया। इतना क्लियर है, ठीक बात है। और इस बंद पृष्ठ पे कोई मैंने ओ बिंदु ले लिया, और इस ओ बिंदु पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, और मैं मान लिया कि इस ओ से आर दूरी पर स्थित इस जो बंद पृष्ठ है इसके पृष्ठ पर कोई बिंदु पी है। तो ये पी है, तो प्लस क्यू आवेश अपना एक क्या लगाएगा, वैद्युत क्षेत्र लगाएगा इस पे। तो इस चीज की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी, और मैं इस पी से होकर के जाने वाला एक छोटा सा क्षेत्र ले लिया जो इसके सरफेस पे स्थित है,
और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, क्योंकि लंबवत बाहर की ओर होती है। चूंकि ये 3D फिगर है इसलिए लंबवत बाहर की ओर इधर बना है। और जनरल केस के लिए मैंने ये ले लिया E और N के बीच का एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। डिस्टेंस r है और इसका क्षेत्रफल कितना डेल्टा a है। तो ये क्षेत्रफल हम जानते हैं कि कोई गोला है, उस गोले का पृष्ठ जो होता है गोले के अंदर एक कोण बनाता है जिसे हम घनकोण कहते हैं। अभी जस्ट मैंने समझा और समझाया आपको, बिल्कुल हम लोग मिलके समझे। तो ये भी पृष्ठ जो होता है छोटा सा है, तो इस पे एक घनकोण बनाएगा जिसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा ओमेगा कहेंगे। इसी को मैं यहाँ पे जैसे लिख रहा हूं वैसे आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखिएगा, ये कभी नंबर कटेगा नहीं। देखिए ध्यान से कि माना किसी बंद पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, जिसके कारण O से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितना होगा। अब देखिए E का परिभाषा हम लोग, E का डिफिनेशन और फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। क्या होता है ये E/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका भी डिस्कशन हम लोग अगले टॉपिक में कर चुके हैं। आप जाइएगा मेरे नॉलेज ग्रोथ एकेडमी चैनल पे और वहां पे आप सर्च कीजिएगा ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्या होता है किसी बिंदु आवेश की वजह से, तो आपको ये मिल जाएगा पूरा वीडियो, आप वहां से देख लीजिएगा। तो ये होता है। अभी फिलहाल के लिए ये जान लीजिए, अगर आपको नहीं मालूम है, अभी नए आप आए हैं तो समझ लीजिए ये कुछ होता है, समझ लीजिए। जैसे सब कुछ मानते हैं वैसे इसको भी एक बार मान लीजिए कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो आवेश है वो आवेश हो जाएगा और इसे बीच की दूरी का स्क्वायर की बात कर लेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा E इज इक्वल टू क्या कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा Q बाई R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका R स्क्वायर। और चूंकि ये वेक्टर में मैं लिया हूं तो इसका एक एकांक वेक्टर जो इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ये रखना होता है। अब देखिए क्या है कि मैंने क्या माना है कि इस P के चारों ओर एक अल्पक्षेत्र है जिसके द्वारा बनाया गया इस O बिंदु पर घनकोण डेल्टा ओमेगा है। तो इसको भी लिख लेते हैं। तो माना, फिर से लिख लीजिए, माना P के चारों ओर एक अल्पक्षेत्र डेल्टा A है जिसके द्वारा O पर बनाया गया घनकोण क्या है, डेल्टा ओमेगा है। इतना भी क्लियर हुआ जो मैंने अभी इसमें समझाया, और वही मैं यहाँ पे क्या किया, यही मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। अब देखिए आगे की मैं बात करता हूं, है क्या कि यदि ये वेक्टर E तथा डेल्टा A, ये वेक्टर में मैं ले रहा हूं, इनके बीच का कोण थीटा हो तो इस अल्प क्षेत्र से होकर के, यानी कि कह सकते हैं कि डेल्टा A से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है कि वैद्युत फ्लक्स। अब हम क्या पहुंच गए उस टॉपिक पे कि क्या होता है वैद्युत फ्लक्स।
और वैद्युत फ्लक्स अगर छोटे से निकाल लेंगे तो सारा निकाल के हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो पहले छोटे के लिए निकाल रहा हूं मैं, और निकालने के बाद थोड़ी सी आगे की बात मैं करूंगा, ठीक है। अब देखिए, अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। डेल्टा ए से होकर के जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, इसको हम किससे करेंगे, डेल्टा फाई ई। क्यों? क्योंकि ये छोटा है, इसलिए डेल्टा का मतलब होता है ना बहुत कम, बहुत कम। क्योंकि हम छोटा सा क्षेत्र ले रहे हैं तो छोटा सा वैद्युत फ्लक्स होगा। तो ये रहा कितना होगा, ये वेक्टर ए और डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए के, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट को हम क्या लिखते हैं, वही वाला फार्मूला क्या हो गया, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दी रखा है तो हम क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। तो सेम चीज मैं यहां लिखूंगा क्या, कि ई डेल्टा ए और ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको और मैं सॉल्व कर रहा हूं। डेल्टा फाई ई, देखिएगा ध्यान से, इसको मैंने क्या लिखा, डेल्टा फाई ई। अब इस ई की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगी क्यू बाई आर स्क्वायर। और बाकी ये क्या है, डीए है, तो डीए लिख दिया, और ये कॉस थीटा है तो यहाँ पे मैं कॉस थीटा लिख दिया। अभी तक के लिए आप इसको यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, बोर्ड बिल्कुल भर चुका है। फिर मैं आगे इसकी टर्म को डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम करेंगे। चलिए, अब तो हम यहाँ तक आ चुके हैं, अब थोड़ा सा और काम करते हैं। अभी देखिए, अभी जब मैं डेल्टा ओमेगा की बात कर रहा था, डेल्टा ओमेगा, तो मैंने बताया कि ये जो होता है ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। अगर यहाँ पे डेल्टा ए लूंगा तो डेल्टा ए लूंगा, यहाँ पे मान लीजिए छोटा सा पृष्ठ लूंगा तो डेल्टा ए लूंगा, यानी कि डेल्टा ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो इसके जगह पे अगर थोड़ा सा इसको उस टर्म में मैं एडजस्ट करूं जहां पे मैं डेल्टा को इसे इंसर्ट कर पाऊंगा, तो इससे ये इस तरह से हो जाएगा क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, यूं समझिए, इसको क्यू को मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, और ये हो जाएगा डेल्टा ए, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस टर्म को, इसकी शकल और सूरत देखिए, और इसकी शकल और सूरत देखिए, दोनों के मैच कर रहे हैं। यानी कि इस पूरे टर्म के जगह पे मैं ये रख सकता हूं, इस पूरे टर्म के जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, ये रख सकता हूं। तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके जगह पे मैं लिखूंगा डेल्टा ओमेगा। अब बारी आ गई है मुझे अपना काम करने के लिए, यानी कि छोटे से क्षेत्र के लिए निकल चुका है, अब मुझे जोड़ने की बारी आ गई है। अब जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम समाकलन का यूज कर देंगे। कहने का सेंस ये है कि संपूर्ण पृष्ठ से, अभी तो मैंने छोटे के लिए निकाला, तो अब मैं निकालूंगा संपूर्ण पृष्ठ से, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ कौन, ये पूरा, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, बड़ा फ्लक्स है तो फाई लिख रहा हूं। अब डेल्टा को हटा दे क्योंकि छोटा है, और इसी को तो हमें जोड़ना है, इसी फाई डेल्टा फाई को तो जोड़ना है, इसी छोटे से जो वैद्युत फ्लक्स है इसी को जोड़ना है। और जोड़ना क्या है, क्लोज्ड वाला जोड़ना है। और कैसा करना है, एरियल करना है। समझ में आ रहा है इतना? अगर आप लाइन से इस वीडियो को देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहे होंगे इस चीज को कि मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि मैंने बंद पृष्ठीय समाकलन कर दिया, किसका, इस छोटे से पृष्ठ से होकर के गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का। तो अब यहाँ पर वही चीज मैं करूंगा। अब यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा ऐसे, और इस फाई डेल्टा फाई के जगह पे मैं ये पूरा टर्म पुट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या है, डेल्टा ओमेगा की बात करूंगा। जो टर्म देखिए, जो टर्म कांस्टेंट होते हैं वे समाकलन से बाहर आ जाते हैं। अब देखिए, इसमें आवेश मैंने क्यों रख दिया है, अब आवेश को मैं चेंज तो करूंगा नहीं, दैट मीन आवेश क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो इसको मैं क्या करूंगा, बाहर निकालूंगा। तो अब यहां समझिए कि ये हो जाएगा आपका Q आ जाएगा बाहर, और ये यहाँ पे देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये तो बदलने वाले हैं नहीं बेचारे। अब रह गया कौन अंदर, ये रहा ऐसे करके डेल्टा ओमेगा। इसका मतलब इस टर्म को समझिएगा, टेक्निकली इस टर्म को क्या बोलते हैं, मैं एक एक टर्म को क्रिस्टल क्लियर करते चल रहा हूं।
इस टर्म को टेक्निकली मैं बोलूंगा क्या? इस टर्म को टेक्निकली मैं ये बोलूंगा कि ये जो होता है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर बनाया गया घन कोण है। एक बार और समझिए, ये बंद पृष्ठीय समाकलन है, इसका मतलब ये बंद पृष्ठ है और इसके अंदर बनाया गया क्या है? एक घन कोण है। अब एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा आप कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर जो बनाया गया घन कोण होता है उसकी वैल्यू होती है 4 पाई। ये आप नोट करके लिख लीजिए कहीं पे, ये आप नोट करके लिख लीजिए, यहीं पर आप नोट करके लिख सकते हैं, यहीं पे आप नोट करके लिख सकते हैं क्या कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर बनाया गया घन कोण 4 पाई स्टेरेडियन, इसको किस में मापते हैं? स्टेरेडियन में। तो 4 पाई रेडियन होता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको? होता है। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा क्या करेंगे, तो ये चीज को, तो इस पूरे के जगह पे मैं क्या रख सकता हूं? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर तो बनाया गया घन कोण ही है, तो इसके जगह पे मैं 4 पाई पुट कर सकता हूं। तो अब यहां पे देखिएगा क्या कि इसके जगह पे मैं रखूंगा, इसके जगह पे क्यू बाई, ये देखिए ये आपका हो गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे क्या हो गया? 4 पाई लिख दूंगा, 4 पाई लिख दूंगा। यानी कि अच्छा इधर दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा मैं इधर लिख ले रहा हूं इसको, यहाँ पे यूं समझिए, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूं। ये क्या हमारा फाई ई है, ये जो फाई ई रहा, और ये हमारा क्या रहा? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहा, और ये बंद पृष्ठीय समाकलन रहा, और ये रहा डेल्टा ओमेगा। यही टर्म यहाँ पे है, थोड़ा सा इधर दिखने में दिक्कत है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यही फाई ई जो होता है इसको मैं क्या करूंगा? Q, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको मैं लिख सकता हूं 4 पाई, जैसा कि मैंने कहा किसी बंद पृष्ठ के अंदर बनाया गया घन कोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां पे होगा क्या कि Q बाई, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। यही तो मुझे प्रूव करके लाना था कि किसी बंद पृष्ठ के द्वारा जो बनाया गया घन कोण, किसी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस आवेश द्वारा, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये रहा हमारा पूरा प्रूफ। तो देखिए क्या होता है, ये देखिए, यानी कि यही चीज है हमारा पूरा प्रूफ आ गया यहाँ पे ऐसे करके। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रूफ कहते हैं। कि आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे। यही रहा हमारा गॉस प्रमेय का प्रूफ रहा। तो बिल्कुल आप वीडियो को एक बार नहीं, एक बार 2 बार देख लीजिएगा, अगर आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा है तो। इस तरह से एक्सप्लेन मैंने किया है कि सारा चीज आपको समझ में आ रहा है। जिस तरह से मैंने लिखा है सारे टर्म को, उसी तरह से अगर आप लिखते हैं तो बोर्ड में आपका 1 नंबर नहीं कटेगा। और जब भी आप हैंड रिटन नोट बनाएंगे, एक बार पढ़ेंगे ना, तो सारा आपको क्लियर हो जाएगा इसमें किया गया है और किस तरह से प्रूव किया गया है। तो आप ऐसे हैंड रिटन नोट बनाइए, और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।